यस डी स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू एंड वेलकम बैक टू एसकेवीपी। आज जैसा कि पता है कि हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं, यानी कि हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो बीए इंग्लिश को लेकर के रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 8 को। ये हमारा लास्ट यूनिट होगा और इसके अंदर हम देखेंगे 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी के बारे में जानेंगे। अगर बच्चों इसी क्रम में हम बात करें कि इसका जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा यूनिट 7 था, जिसमें हमने रोमांटिक एज और 19th सेंचुरी को पढ़ा था, है ना। और इसमें हमने ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर को भी देखा था, उसके प्रोज को भी देखा था, उसके पोएट्री को भी देखा था। ये सारी चीज़ें हमने यूनिट 7 के अंदर देखी थी। और प्रोज पोएट्री की बात करें तो हम उसमें विक्टोरियन इरा में अगर हम बात करें तो हम इसमें कुछ ड्रामा भी देखे थे, उसके कुछ नॉवेल्स भी देखे थे, और उसमें कुछ एक हाँ, ड्रामा के बाद में एक नटी 19 था, जिसको हम बहुत डिटेल से इसके प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। तो आप अगर नहीं देखें तो इसका प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखेंगे। तो हम अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बीए इंग्लिश थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर को। जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है यूनिट 8, यानी कि ये आज बीए इंग्लिश का फिफ्थ सेमेस्टर का लास्ट यूनिट रहने वाला है, जिसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो देखेंगे कि हमारा जो आज का सेशन चल रहा है बच्चों वो है बीए इंग्लिश को लेकर के, आप जान ही गए होंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 8 को। और हमारा ये जो टॉपिक है वो क्या है, द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या रहने वाला आगे, जियो गार्गियन, है ना। और इसमें हम पढ़ेंगे इसको, पोएट्री को पढ़ेंगे, इमेजिनर को पढ़ेंगे, इमेजिन को पढ़ने के बाद हम इसमें सिम्बोलिज्म को पढ़ेंगे। सिम्बोलिज्म में आखिर क्या होता है, व्हाट इज सिम्बोलिज्म। फिर इसमें हम 20th सेंचुरी को पढ़ेंगे, नॉवेल को इसके पढ़ेंगे। फिर हम इसमें साइकोलॉजिकल नॉवेल को पढ़ेंगे, यानी कि साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या होता है, और 20th सेंचुरी को पढ़ेंगे। और इसी में हमारा एक आता है ड्रामा, और एक ड्रामा ऑफ आता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसी टॉपिक इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर हम जर्जियन की बात करें बच्चों, तो जर्जियन, व्हाट इज अ जर्जियन, इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन अब इसको जानने के पहले हम फिर से वही चीज़ कहेंगे कि ये क्लास आपके लिए तभी हेल्पफुल होगी जब आप इसका यूनिट 7 देखेंगे, यूनिट 6 देखेंगे, यूनिट 5 देखेंगे, है ना। और अगर आप नहीं देखें तो संत कबीर विद्यापीठ के इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जब आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे यूनिट के लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। हाँ, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है, एपिक थिएटर है, और इसमें फेमिनिज्म भी है, जो नीचे दिख नहीं रहा था, है ना। आपको लगा होगा कि मैम ने ड्रामा ऑफ पढ़ लिया, क्या दिया। इसमें ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है, एपिक है, थिएटर है, फेमिनिज्म है। ओके, अब हम चलते हैं आगे और हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो 20th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी में हम किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो आपने देख ही लिया कि जॉर्जियन पोएट्री है, इमेजिनेशन है, सिम्बोलिज्म है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है, 20th सेंचुरी है, ड्रामा है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है, एपिक थिएटर है, एंड फेमिनिज्म है। ओके, फेमिनिज्म के बाद में अब हम जॉर्जियन काव्य को पढ़ेंगे, यानी कि जॉर्जियन पोएट्री क्या होता है, व्हाट इज द जॉर्जियन पोएट्री। तो जॉर्जियन पोएट्री को अगर हम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जॉर्जियन पोएट्री अपीयर्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी नेम्ड आफ्टर किंग जॉर्ज वी। अगर हम बात करें तो देखेंगे कि जॉर्जियन जो कविता है वो 20वीं सदी की शुरुआत से आई थी, और इसका नाम अगर हम बोलेंगे कि जॉर्जियन, आखिर पोएट्री कैसे जॉर्जियन नाम पड़ा, तो इनका जो नाम है वो पड़ा है जॉर्ज पंचम के नाम पर। एक राजा थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, है ना। जॉर्ज पंचम जी के नाम पे कह सकते हैं कि जॉर्जियन पोएट्री का नाम पड़ा। ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका फोकस रूलर क्या है आखिर, व्हाट इज द फोकस रूलर ऑफ जॉर्जियन पोएट्री। तो जॉर्जियन पोएट्री की बात करेंगे तो इट फोकस्ड ऑन रूरल लाइफ ऑफ नेचर एंड द सिंपल लैंग्वेज। अगर हम बात करें कि इसमें जो जॉर्जियन पोएट्री है इसमें ग्रामीण जीवन को ज़्यादा महत्वता दी गई है, यानी कि नेचर पे ज़्यादा महत्वता दी गई है। इसके इजी लैंग्वेज यानी कि सिंपल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सरल भाषा को भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रमुखता दी गई है। तो यही चीज़ कह रहा है कि रूलर ऑफ लाइफ, नेचर एंड सिंपल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे सरल भाषा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है।
इसमें जो पोएट्स है वो क्या कर रहा है, रॉबर्ट ब्रूक, वॉल्टर डेला मारे एंड द एडवर्ड थॉमस, यानी कि जो प्रमुख कवि हैं इनमें वो कौन से हैं, रॉबर्ट ब्रूक जी हैं, रॉबर्ट ब्रूक के बाद वॉल्टर डी ला हैं जिनका नाम है पूरा वाटर डी ला मारे, है ना। आपने ऐसा नाम सुना नहीं होगा लेकिन सुनने में मज़ा आ ही रहा होगा, वाल्टर डी मारे आखिर क्या मारे, है ना, मतलब किसको मारे ऐसा। एडवर्ड थॉमस, ये यहाँ के क्या हैं कि कुछ मेन पोएट्स कह सकते हैं, कुछ पोएट्स थे यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। अगर हम जॉर्जियन पोएट्री की बात करें तो ये किस तरह का था, तो ये था बच्चों, जॉर्जियन पोएट्री वाज ट्रेडिशनल एंड द सेंटिमेंटल, यानी कि जॉर्जियन जो कविता है वो पारंपरिक है और इसमें क्या है कुछ भावनात्मक चीज़ें होती हैं जो जुड़ी होती हैं, है ना। जॉर्जियन पोएट्री किस तरह का है, तो हम कहेंगे जॉर्जियन पोएट्री हमारा ट्रेडिशनल भी है और सेंटिमेंटल भी है, यानी कि पारंपरिक भी है और भावनात्मक भी है। अब अगर हम इमेजिस में की बात करें, इमेजिज में क्या होता है, इमेजिज में अगर हम बात करें इमेजेस में हमारा होता है किस तरह से स्टार्टअप, यानी कि कौन से ईयर से, तो बात करेंगे इमेजेस में स्टार्टेड अराउंड 1912 एज द रिएक्शन टू द वेंस ऑफ द फ्लोरी विक्टोरियन पोएट्री, यानी कि इमेजेस में जो है वो 1912 के आसपास विक्टोरियन कविताओं के नियर अबाउट स्पष्ट की गई थी, यानी कि उसके विरोध में क्या की गई थी, विक्टोरियन कविताओं के अस्पष्टता के विरोध में शुरू हुआ था। जिस तरह से विक्टोरियन हमने पढ़ा था, विक्टोरियन इरा, उसके विरोध के बारे में, है ना, उसके विरोध की अस्पष्टता के बारे में ये इमेजेस में जो है वो शुरू हुआ था। अब अगर हम बात करें, देखेंगे कि पैरिस्ड जो है वो किस तरह से था, प्रिसिशन इसका किस तरह से था, क्लियर, इमेजरी एंड द इकोनॉमी ऑफ वर्ड, यानी कि इसमें अगर हम इमेजेस में की बात करें तो ये स्पष्ट चित्रण के माध्यम से होता है। इसमें जो सटीकता होती है शब्दों की वो किस पर ज़्यादा जोर देता है, वो अर्थों पर ज़्यादा जोर देता है ना, किस पर ज़्यादा, उसके वर्ड्स पे ज़्यादा जोर देता है, उसके वर्ड्स पे ज़्यादा जोर देता है। अगर हम की फिगर की बात करें बच्चों, तो की फिगर में हमें क्या मिलने वाला है, की फिगर जो होगा इसका इज़रा पाउंड, एच डी हिल्डा एंड डूरलेडाइट एंड द रिचर्ड एंड द ऑल डेक्टन, यानी कि इसके जो प्रमुख लेखक हैं, फिगर की बात करें, चित्रण नहीं होगा, प्रमुख लेखक जो हैं वो एजरा पाउंड जी हैं, एच डी हैं, रिचर्ड एल्डिंगटन है ना, एल्डिंगटन है, रिचर्ड एल्डिंगटन, ये इसके की फिगर में आते हैं बच्चों। अब की फिगर की बात अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा सिंबोलिज्म बनता है, यानी कि प्रतीकवाद जो बनता है वो किस तरह से है, तो सिंबोलिज्म आखिर आफ्टर ऑल हम जानते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड होता है हमेशा इंग्लिश पोएट्री से। सिंबोलिज्म हमारा जब भी आएगा हम देखेंगे तो हमारा किससे होता है, वो फ्रांस के इन्फ्लुएंस यानी कि इंग्लिश पोएट्री से ज़्यादा ये हमें देखने को मिलता है। तो वही चीज़ हम कहेंगे, सिंबोलिज्म बिगेन इन द फ्रेंच एंड द इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश पोएट्री डीपली, यानी कि प्रतीकवाद जो है बच्चों, है ना, प्रतीकवाद जो है वो क्या है कि शुरुआत करता है फ्रांस में हुई और इसका गहरा प्रभाव किस पे पड़ता है, अंग्रेजी की कविताओं पे। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप फर्स्ट सेकेंड नहीं थर्ड में पढ़ाई होगा आपने, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें कि इमेजेस में क्या होता है और सिंबोलिज्म में क्या होता है। ओके, अगर इसके यूज सिंबल की हम बात करें बच्चों, तो यूज सिंबल में देखेंगे कि इट यूज सिंबल टू एक्सप्रेस इनर इमोशन, किस पे जाता है बच्चों, इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो इनर इमोशन पे जाता है, हमेशा अमूर्त विचारों पे जाता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी प्रतीकों का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। यह आंतरिक भावनाओं को क्या करता है, अमूर्त विचारों में व्यक्त करता है और उसके प्रतीकों का उपयोग करता है इसमें। अब इसके हम अगर पोएट को देखेंगे तो पोएट हम इसमें जो मिलेंगे, पोएट का नाम सुनते ही आपको टी.एस. इलियट जी याद आते ही होंगे। टी.एस. इलियट एंड W.B. येट्स, इनका जो इसमें जो मतलब मेन पोएट्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं कि T.S. इलियट जी हैं और W.B. येट्स जी हैं। अब हम 20th सेंचुरी की तरफ चलते हैं और 20th सेंचुरी में हम देखेंगे कि हमें क्या देखने को मिलता है
और क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। 20वीं सेंचुरी की बात करेंगे तो देखेंगे कि साइकोलॉजिकल था, ये साइकोलॉजिकल नॉवेल था, यानी कि 20वीं सदी में जब हम इंटर करेंगे तो 20वीं सदी में मनोवैज्ञानिक जो उपन्यास है वो साइकोलॉजिकल था, यानी कि मनोवैज्ञानिकल था, है ना। These novel focused on the inner thoughts, emotion and the कंसेनियंस ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि इनका जो उपन्यास था वो क्या था, पात्रों, इसमें जो पात्र रहते हैं यानी कि वो क्या करते थे, फोकस, जो कैरेक्टर रहते थे वो क्या करते थे, सोच करते थे, यानी कि थिंकिंग करते थे, और थिंकिंग के बाद भावनाओं पर बहुत ज़्यादा चेतना वाली भाव रखते थे और उनकी चेतना पर वही क्या करते थे, ये ध्यान देते थे, है ना। तो ये तो इनके थॉट्स कैरेक्टर थे, यानी कैरेक्टर के जो हैं वो थॉट्स थे कि किस तरह से हमें भावना की चेतना पर ध्यान देना चाहिए। यूजेज ऑफ स्टेप कॉन्सेंसियंस की अगर हम बात करें तो यूजेज ऑफ कॉन्सेंस जो हमारा टेक्निक बिकम कॉमन बनता है वो किस तरह का था, तो देखेंगे स्टीम ऑफ द वेट मिनट, पेन नहीं सिलेक्ट हुआ है बच्चों। यूज ऑफ स्टीम कॉन्सियसनेस, है ना, कॉन्सियस यानी कि तकनीक का उपयोग क्या हुआ था, इसमें प्रचलित हुआ था। नॉवलिस्ट की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें हम नॉवलिस्ट को देखेंगे। नॉवलिस्ट हमारे वर्जीनिया वुल्फ जी हैं, जेम्स जॉयस जी हैं, D.H. लॉरेंस जी हैं, यानी कि प्रमुख उपन्यास की अगर हम बात करें इसमें नॉवलिस्ट जो है मेन नॉवलिस्ट की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो नॉवलिस्ट में हम देखेंगे कि वर्जीनिया वुल्फ जी हैं, यहाँ पे नॉवलिस्ट में कौन है, वर्जीनिया वुल्फ जी हैं, जेम्स जॉयस जी हैं, D.H. लॉरेंस जी हैं, यानी प्रमुख उपन्यास कौन होंगे, वर्जीनिया वुल्फ हैं, जेम्स हैं, जॉयस, D.H. लॉरेंस जी हैं। ओके, अब आगे अगर हम देखेंगे तो देखेंगे हमारा जो 20वीं सेंचुरी मिलता है इसमें, यानी कि इसका जो नाटक है 20वीं सेंचुरी का वो क्या क्या रहने वाला है, तो ड्रामा बिकम मोर रियलिस्टिक, वेट मिनट, ड्रामा बिकम मोर रियलिस्टिक, साइकोलॉजिकल एंड द सोशियली कॉन्शियस, यानी कि नाटक जो है वो अधिक क्या है, यथार्थवादी है, मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है। Themes included word identity and the absurdity and the modern life, यानी कि अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो ये थीम्स जो है वो किस पे है, इंक्लूडेड वार, यानी कि विषयों में युद्ध, पहचान, जीवन की जो निरर्थकता होती है, निरर्थक बातें होती हैं, है ना, उसकी आधुनिकता को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। अगर हम प्ले राइट्स की बात करें यानी कि नाटक की बात करें, नाटककार जो हैं, नाटककार की बात करें तो फिर से हमें वही नाम मिलेगा देखने को जिसमें हम देखे हैं T.S. इलियट जी को, सैमुअल जी को और बैकेट को, है ना, बैकेट और हॉरोल्ड पेंटर नाम है इनका, पेंटर। तो हमारे जो नाटककार हैं वो आपको देखने को मिल गया होगा कि T.S. इलियट जी हैं, सैमुअल हैं और इसमें बैकेट नाम है, हैरोल्ड पिंटर जी हैं, ये सारे कौन हैं, नाटककार हैं बच्चों। अब आगे हम चलेंगे ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को देखेंगे, तो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में देखेंगे हम कि विचारधारा पर कुछ क्या होते हैं आधारित नाटक, जैसे काइंड ऑफ ड्रामा फोकस्ड मोर ऑन आइडियाज देन एक्शन, यानी कि इस प्रकार के नाटक क्या होते हैं, घटनाओं की बजाय विचारों को अधिक महत्व देते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा जो ड्रामा ऑफ आइडियाज है वो किस पर डिपेंड होता है, तो घटनाओं के बजाय किस पे होता है बच्चों, विचारों पे ज़्यादा ये महत्व देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। करेक्टर के बारे में बात करें तो करेक्टर इसमें देखेंगे, करेक्टर रिप्रेजेंट फिलोसफीज एंड द डिबेट सोशल पॉलिटिकल्स मोरल इशूज, यानी कि इसके जो पात्र के दर्शन है वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक मुद्दों पर क्या करते हैं बच्चों, चर्चा करते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि जो कैरेक्टर इनका रिप्रेजेंट है वो फिलॉसफीज है, डिबेट किस पे करते हैं, सोशल पे, पॉलिटिकल पर, मोरल इशूज़ पे, यानी कि राजनीतिक और नैतिक मुद्दों पर क्या करते हैं ये लोग, कन्वर्सेशन करते हैं, यानी कि चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम जज बर्नार्ड की बात करें, जज बर्नार्ड शा का नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और जानते भी होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। जज बर्नार्ड शा का जो नाटक है वो क्या है, एपिक थिएटर, है ना। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, कैरेक्टर रिप्रेजेंट में इनका एक एग्जाम्पल आता है जिसको हम कहते हैं जज बर्नार्ड शा का नाटक, है ना, जज बर्नार्ड शा का। अब हमारा एपिक थिएटर आता है, एपिक थिएटर में हम देखेंगे कि एपिक थिएटर क्या है। एपिक थिएटर आता है डेवलप्ड बाय द बर्टोल्ट ब्रेकत, इसको बोलते हैं बर्टोल्ट
बर्टोल्ड ब्रेखत इन द जर्मनी, यानी कि जर्मनी में एक बर्टोल्ड ब्रेख्त थे जिनके द्वारा इसको क्या किया गया था, एपिक को विकसित किया गया था। अगर पर्पज वाज आ प्रोवोक ऑडियंस टू द थिंक प्रैक्टिकली नॉट इमोशनली, यानी कि उनका जो उद्देश्य था वो क्या था, उद्देश्य की बात करें तो देखेंगे कि उनका जो उद्देश्य था वो दर्शकों को भावनात्मक नहीं बल्कि तार्किक रूप से सोचने के लिए क्या करते थे, वो प्रेरित करते थे। ऑडियंस को क्या करते थे, भावनात्मक रूप से नहीं लेकिन सोचने के लिए वो जरूर प्रेरित करते थे, यानी कि नॉट इमोशनली, भावनात्मक रूप से नहीं। यूज्ड टेक्निक की अगर हम बात करें तो यूज्ड टेक्निक में हमें मिलेगा, वेट मिनट, यूज टेक्निक की बात करें तो यूज टेक्निक में हम देखेंगे लाइक अ नरेटिंग सॉन्ग्स, है ना, लाइक अ नरेटिंग सॉन्ग ऑफ द प्ले कार्ड्स, यानी कि इसमें वर्णन जिस चीज़ का किया गया है वो है गीत, पोस्टर वाले जैसे उपकरणों का इसमें ज़्यादा यूजेज होता है, किसमें, टेक्निक में, यानी कि लाइव नरेशन सॉन्ग, प्ले कार्ड्स, ऐसी कुछ चीज़ें। अब लास्ट में हमारा आता है एक इसमें 20वीं सेंचुरी में फेमिनिज्म, है ना, यानी कि नारीवाद, फेमिनिज्म इन लिटरेचर। तो नारीवाद को भी हम फटाफट देख लेते हैं, ये हमारे आज लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद आप सभी लोग जानते हैं। फेमिनिस्ट लिटरेचर इमर्ज्ड टू द क्वेश्चन पैट्रियार्ची एंड द हाईलाइटेड वुमेन्स इशू, यानी कि जो नारीवाद है, नारीवाद साहित्य पितृसत्ता, नारीवाद साहित्य पितृसत्ता पर सवाल उठाने और महिलाओं के मुद्दों को सामने लाने के लिए क्या किया गया था, उभारा गया था। अगर इसके एक्सप्लोर्ड थीम की बात करें बच्चों तो एक्सप्लोर्ड थीम क्या होता है इसका, लिंग असमानता, यानी कि एक्सप्लोर्ड थीम लाइक अ जेंडर इनक्वालिटी, आइडेंटिटी एंड द फ्रीडम, यानी कि इसका जो लिंग होगा वो असमानता, पहचान और स्वतंत्रता जैसे विषयों को केंद्र में क्या करने के लिए किया गया है, केंद्र में रखने के लिए किया गया है। अगर हम राइटर की बात करें बच्चों तो देखेंगे वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, और वर्जीनिया वुल्फ का अगर आप नाम सुनेंगे तो वर्जीनिया वुल्फ आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिला होगा, है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग समरीज है ये। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इसी प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर देखना, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। वर्जीनिया वुल्फ की अगर हम बात करें, अ रूम ऑफ वंस ओन, सिमवन ऑफ द बिहेवियर, मार्गरेट ऑफ एटवुड, यानी कि इसके जो प्रमुख लेखक हैं वर्जीनिया वुल्फ हैं, सिमोन द वोवार हैं, मार्गरेट एटवुड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो कंक्लूजन होगा बच्चों, कंक्लूजन क्या रहने वाला है उसको भी देख लेते हैं। कंक्लूजन की अगर हम बात करें बच्चों तो देखेंगे कि जो हमारा 20वीं सेंचुरी था, है ना, 20वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, 20वीं सेंचुरी लिटरेचर ब्रॉट द इनोवेशन, बोल्ड आइडियाज एंड द ब्रोक ट्रेडिशनल फॉर्म्स अक्रॉस पोएट्री, ड्रामा एंड द नॉवेल्स, यानी 20वीं सदी का जो साहित्य है वो क्या है, नवाचार है, साहसिक विचारों वाला है, पारंपरिक विधाओं वाला है, और जो पारंपरिक विधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, कुछ उस तरह से हमारा 20वीं सेंचुरी बना हुआ है बच्चों। तो आप बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और इसके लिए क्या आपको पीवाईक्यू की नीड है। अगर नीड है तो येस कमेंट सेशन में ज़रूर लिखेंगे, और आपका जो भी ये इंग्लिश 3rd ईयर 5th सेमेस्टर का पूरा 8 के 8 यूनिट थे वो आफ्टर ऑल ख़त्म हो चुका है, और अब हम इसके लिए पीवाईक्यू लेके आने वाले हैं, और आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखेंगे आपको इसके अलावा कौन से टॉपिक पे कौन सा लेक्चर चाहिए, उसका कमेंट सेशन में नेम जरूर मेंशन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।